हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये जो क्लास है आप सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी जो है ना, हिंदी की पेडागोजी, ये चाहे आप पेपर 1 का दें चाहे पेपर 2, दोनों में कॉमन होता है। और दोनों को ही देखकर मैंने ये पूरा जो है क्वेश्चंस रखा है। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इतने नए वाले क्वेश्चंस हैं। और इसी वजह से इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा टफ इसलिए था, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कहाँ पहले हिंदी का पेपर इतना आसान आता था, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते थे, बट इस बार इन्होंने क्या किया, बहुत लेंदी कर दिया पेपर। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस आपकी डेली होंगी। एक दिन एसएसटी, कल एसएसटी की क्लास थी, आज हिंदी की होगी, मैथ्स की होगी। हम हर दिन सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है, ताकि सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो। स्कोर अपना बताना, कमेंट में आंसर लिखना। और एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 1000 लाइक्स का टारगेट अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मनोबल मेरा भी बढ़ाने के लिए 1000 लाइक्स तो आप कर ही सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको 1-2 ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लिखा है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रस्तुतिकरण हो रहा होगा, कोई भी चैप्टर या कुछ भी टॉपिक्स स्टार्ट हुआ होगा, तो उस पर बच्चे अपनी राय दे रहे हैं। और ये हमें करना चाहिए क्योंकि हमें हर एक बच्चे का ओपिनियन चाहिए। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? बच्चे अपना राय दे रहे हैं, आप एक टीचर हो लैंग्वेज के, आप उनका आकलन किस आधार पे करोगे? भाषा प्रवाह के आधार पे करोगे, विषय वस्तु में निपुणता के आधार पे करोगे, विभिन्न लेखकों के कथन, मतलब अलग अलग लेखक ने क्या कहा है उसके आधार पे करोगे, या फिर प्रस्तुतिकरण की शैली? तो एक चीज तो मैं आपने एलिमिनेट कर दिया होगा कि देखिए, हमारे लिए लेखक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बताओ ना, जरूरी तो नहीं ना कि सारे बच्चे लेखकों के कथन याद रख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो कुछ रटने वाली चीजें नहीं याद रहती हैं, और उसके आधार पे हमें कभी भी करना भी नहीं चाहिए आकलन। तो तीसरा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना लेखक, तो ये रटने वाली चीजें आ गई। रटने वाली चीजों को हमको बढ़ावा नहीं दे रहा है। तीसरा होगा नहीं, एलिमिनेट कर दो जहां जहां तीसरा है। यहाँ है खत्म, यहाँ है खत्म, यहाँ है खत्म। देखा आपने, बस एक एलिमिनेशन के मेथड से भले से आपको पहला, दूसरा, चौथा आंसर नहीं पता है, बट सही आंसर तो निकला ना। ऐसे ही आपको करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार सुन लो। देखो, भाषा में प्रवाह, मतलब बच्चा बोल रहा है, उसका एक जो हम बोलते हैं ना कि एक लय में बोल रहा है, एक प्रवाह बना हुआ है, अच्छी चीज होती है। इसमें कोई रटने वाली चीजें नहीं है। विषय वस्तु में निपुणता का मतलब ये नहीं कि मास्टरी, इसका मतलब कि बच्चे को उसके बारे में ज्ञान है, वो अपने हिसाब से आंसर दे रहा है। प्रस्तुतिकरण शैली मतलब एक होता है कि प्रस्तुत कैसे करना है कोई भी चीज। जैसे कि आप कुछ ऐसे भी लिखते हो तो आप पहले प्रस्तावना लिखते हो, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, लास्ट में आप निष्कर्ष बताते हो, तो उस पर भी तो नंबर मिलते हैं ना आपको। और कोई बस उठ के बस कहानी की तरह लिख दिया, उस पर नहीं मिलेगा। तो यही चीजें, इस पे हम आकलन करेंगे। तीसरा बस गलत है। चलो अगला क्वेश्चन। और एक चीज और है, ये नीचे वाले आंसर पे मत जाना क्योंकि ये रिस्पॉन्स की है, आप ही लोगों की है। तो स्टूडेंट तो अपने हिसाब से लगाएंगे ना आंसर। देखिए, लिखा है कि निम्न में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? पारस्परिक शिक्षण मतलब जहां पर हम एक दूसरे को जोड़ के जहां पे शिक्षण करते हैं ना, पारस्परिक शिक्षण। आपने भी आपके भी स्कूल कॉलेज में भी बहुत होता होगा। जब आप टीचर बन जाओगे तो आप भी ये सारी चीजें फॉलो करोगे। तो चारों में से पारस्परिक शिक्षण कैसे करेंगे वो आप बताओ, चारों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला है अनुमान। जी हाँ, हम बच्चों को बोलते हैं कि अनुमान करो। अब कोई टॉपिक आएगा तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि तुम्हें पता है, आप यही बोलोगे ना कि बच्चे अपना आप अनुमान लगाइए और बताइए इसमें क्या होगा। प्रश्न करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा हमको प्रश्न करना चाहिए, तभी तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग राय आएगी। स्पष्ट करना जरूरी है। कोई भी संदेह आ गया है, ये मत बोलो कि चुपचाप बैठ जाओ, स्पष्ट करो। और सारांशीकरण तो करना, जिस सारांशीकरण का मतलब होता है समराइज करना। मतलब जो भी चीजें आपने बताई है, आप उसको लास्ट में एक बार समराइज करके बताइए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका पर्पज है। ये एकदम सही लिखा है। बाकी नीचे का पढ़ लेते हैं। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना। देखिए यहाँ पर ना कुछ चीजें, नोट करने वाली चीजें ना पैसिव हो जाएगी। अब आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, बच्चा किताब में नोट कर रहा है, ये सही चीज नहीं है। कल्पना करना सही बात है, बट यहां पर आप देखो, प्रश्न करना भी सही है, सारांशीकरण भी सही है, प्रस्तुतिकरण भी सही है, बट हम पारस्परिक शिक्षण की बात कर रहे हैं। बातें तो एकदम सही लिखी है। देखिए, इसीलिए सीटेट ने इस बार को घुमाया है। आपको ऑप्शन लगेगा कि अरे ये तो, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है, यही होगा हमारा आंसर। बट आप ये देखो ना कि पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है। पारस्परिक शिक्षण तो वहां पर मैं, जैसे कि मैं बच्चों को 2 चीजें दे दूं ऐसे,
और फिर बोलूं कि तुम इसको अनुमान लगा के बताओ ये क्या है, तो बच्चा इसको देख रहा है तब बता रहा है। अब बिना किसी चीज का आप उसको कल्पना करने के लिए थोड़ी बोल सकते हो। या फिर प्रस्तुतिकरण में भी अगर आप ये सोचें कि पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है, एक दूसरे से चीजें जोड़ के बताने की बात हो रही है, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। 4 देखो, विचार करना है, अभिव्यक्त करना है, मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग करना भी गलत हो जाएगा, मॉनिटरीकरण सही चीज नहीं है। अभिव्यक्त करना तो सही वर्ड है, सारांशीकरण भी सही है, विचार करना भी, बट मॉनिटरिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है, बस देखना नहीं है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। वैसे अगर आप इस चारों को पढ़ोगे ना तो आपको चारों ही सही लगेगा। तो ये होता है सही आंसर निकालने का तरीका, कि क्वेश्चन में पहले ही देख लो कि पारस्परिक शिक्षण पूछा है, पारस्परिक एक दूसरे से जोड़ के जो चीजें हम करते हैं। प्रश्न करोगे तो बच्चा भी तो एक्टिव है, अनुमान लगा रहे हो, बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है, स्पष्ट करोगे, समराइज करोगे। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखिए बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है पिछली बार, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि ये वाला हमारा सबसे बेस्ट है अभिव्यक्त करने से, ठीक है, बट ये मॉनिटरिंग भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो आप देख सकते हो हिंदी में पेडागोजी में क्वेश्चंस कितने अच्छे, मतलब इतना अच्छा पेपर बनाया इन लोगों ने कि सही आंसर निकालने में पसीने छूट जाएंगे। चलो ये देखते हैं। लिखा है संप्रेषणात्मक, अब ये तो आप जानते ही हैं, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। इस गतिविधि के शुरुआती चरण में तो इसका ना ये करा रही है कि बच्चे जहाँ पे एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो शुरुआती चरण में अध्यापिका ने क्या किया, विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो वो मदद दे रही है। बच्चे कहीं कहीं उनको जरूरत पड़ती है तो हम मदद भी दे देते हैं, और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व भी डाल रही है, और धीरे धीरे बच्चों को बोले कि तुम्हारा काम है। अब ये तो नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मैं ही सारी चीजें बोल दूंगी, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके ऊपर कुछ काम दूं। तो ये अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, बस थोड़ी सी चीज अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा ना, कि विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है। खुद ही बता दिया ना कि क्या कर रही है टीचर, क्वेश्चन के में ही आंसर छिपा हुआ है। तो अध्यापिका क्या कर रही है, जहां जरूरी हो रही है वहीं तो वो मदद दे रही है ना, तो खत्म, यहीं पे आंसर निकल जाएगा। बाकी ये तो आपको चारों जो है कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है, ताकि आप जो है कंफ्यूज हो जाएं कि निर्देश है कि दिशा निर्देश है। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को मदद दे रही है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है यहां क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, देखिए इसमें पूरा पढ़ लेना और इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में, भाषा की कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, अध्यापिका की उपस्थिति में, मतलब टीचर प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर, अंतःक्रिया का मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में, घूमने में, क्या चीज नहीं पसंद है, बट ये इंग्लिश में, ठीक है। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो, जहां भी जरूरत पड़ रही है, वही ऊपर वाले की जैसे अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। किसके रूप में, संकेत जो है वो दे रही है, वो मदद के रूप में दे रही है। यहाँ जो समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। अधिगम के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो आप बताइए। बच्चे अंग्रेजी में नापसंद पसंद देख रहे हैं अंतःक्रिया के दौरान, और जहां भी उनको जरूरत पड़ रही है टीचर उनकी हेल्प कर रही है। ये सारी चीजें क्या है, क्या ये व्यवहारवाद है, संज्ञानात्मक संकेत है, अंतःक्रियात्मक है, सामाजिक सांस्कृतिक है। 2 ऑप्शन तो पहले ही हटा देते हैं, ये वाला, ये और ये। सामाजिक सांस्कृतिक भी मत जाना, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई कल्चर की बात हुई है ना ही किसी समाज की, ये दोनों खत्म, बचा 2। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि संकेत होगा, क्योंकि ऊपर तो आपने बोला था कि संकेत मदद के रूप में दे रही है, तो यहीं पर चीज होगा। आप एक बार बताओ यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किस पे चल रहा है, अंतःक्रिया पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप मुझे बताइए। क्या बिना अंतःक्रिया के वो टीचर मदद कर देगी? उसने अंतःक्रिया स्टार्ट कराया है, मेन उसका पर्पज क्या है कि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, अंतःक्रिया करें, ठीक है ना। तो ये पूरा अधिगम ही क्या है, आप भी क्लास में जाओगे तो आपको ये चीज करना होगा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछें। तो सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। समझ गए होंगे इसका आंसर क्यों होगा अंतःक्रियात्मक। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार ऐसा ही ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन पूछने का। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको ये तीनों ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद से बताना है कि जो ऊपर 3 सिद्धांत जो हैं बताए गए हैं ये इसमें से किस पे आधारित है। इन तीनों को ध्यान से पढ़ लो, फिर ये 4 ऑप्शंस पढ़ो, फिर देखो कि तीनों किससे लिंक कर रहा है इन चारों में से, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब आप सोचो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हिंदी की पेडागोजी में,
देखिए लिखा है कि पहला देखते हैं, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। ठीक है, ये आप समझ गए। श्रव्य लिखित समझते हैं ना, सुनकर लिखने वाली जो हमारी सामग्री होती है, तो ये क्या होती है, हमारी संरचनात्मक होती है, और जो व्याकरणिक तत्व है उसका प्रत्यक्ष अध्यापन होता है। फिर दोबारा से श्रव्य और लिखित सामग्री को, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुरंत आएगा। जो भी श्रव्य लिखित सामग्री है उसको विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। बट किसको जोड़ना, श्रव्य और लिखित सामग्री को। फिर कार्य किस प्रकार से विकल्पना करना, जो समूची सामग्री के संदर्भ के रूप में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। किस पे, कौशल पे केंद्रित हो। यहाँ पर एक क्या चीज चल रही है, क्या ये सामग्री आधारित निर्देश है, प्राकृतिक उपागम है, मौन तरीका है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण है। सबसे पहले एलिमिनेट कर दो इसको, ये मौन तरीका तो है ही नहीं ना, बच्चे तो इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, मौन तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है, खत्म कर दो। कार्य आधारित भी नहीं है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं दिया जा रहा है कि आप कार्य आधारित ये भाषा शिक्षण, इसको भी खत्म कर दो। अब बचा सामग्री और प्राकृतिक, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या है, ये एक सामग्री की ही तो बात चल रही है ना, कि क्योंकि मैं आपको बोलूंगी कि श्रव्य कुछ सुनने वाली होती है, कुछ लिखने वाली सामग्री होती है, आप उसका क्या करो, संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्व बताओ। फिर दोबारा से श्रव्य और लिखित सामग्री को मैं बोलूंगी कि ये सारी सामग्री है कि बच्चे इसका क्या करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ेंगे। फिर नीचे भी तो बात किसकी चल रही है, सामग्री आधारित निर्देश की। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तुरंत आ जाता। चलो ये देखिए, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। द्वितीय भाषा तो आप जानते ही हैं, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें आप बहुत अलग अलग तरह की, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है ना द्वितीय भाषा, उसके अधिगम में कुछ भी शामिल हो सकता है। पहले हम 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि अब पता नहीं सीटेट ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है। तो पहला लिखा है कि लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। मतलब जैसे कि कोई, मान लो आपको इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज सीखना है, तो उसके अलग अलग स्थिति होंगे, उसमें आपको रिस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया देना है। तो एक अपने आप को टीचर समझो और ये सोचो कि मुझे क्लास में द्वितीय भाषा का अधिगम कराना है। दूसरा है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। आप मुझे बताइए, अगर आप क्लास में दूसरा लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे कि बच्चे उस लैंग्वेज का यूज करें, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे हर दिन उसका उपयोग करना ही होगा। तो दूसरा तो एकदम 100% करेक्ट है। बट आगे देखते हैं, एकेडमिक रूप से लक्ष्य भाषा में, ये अकादमिक रूप जो लगा दिया ना इसने, एकेडमिक तो आप सब समझते हैं ना, आपका भी जो होगा 10th 12th बीएड बीटीसी, ये चीज सही नहीं है। उसमें हमको प्रतिक्रिया देके क्या मिलेगा, हमें तो द्वितीय भाषा का अधिगम कराना है। विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना, जी नहीं, केवल कुछ नहीं, हमको ज्यादा से ज्यादा श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना है कि बच्चा सुनेगा, लिखेगा। बहुत से अलग अलग लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं इस माध्यम से। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए लाइक और शेयर करते जाइएगा, आप सभी के लिए मेहनत है। और ये जब भी वीडियो शूट करना होता है तो आप समझ सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बट फिर भी फ़ैन सब कुछ बंद करके, ताकि वॉइस जो है ना उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रही हूँ, सब कुछ लाइट फ़ैन ऑन बंद करके, तो इसलिए तो थोड़ा तो लाइक कर ही सकते हैं, शेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप सब कॉमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई, मतलब पहले की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। वक्तव्य मतलब कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी हम उसमें कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी टॉपिक रख सकते हैं। उसने कहा कि इसका तुम विश्लेषण करो। एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। संश्लेषण में आप चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हो, और विश्लेषण में जैसे कि मैं आपको बोलती नहीं हूँ कि हर दिन आप एनालाइज कीजिए अपने मॉक टेस्ट को, हर दिन अपने समय को एनालाइज करो कि आपने आज कितना पढ़ा है। तो यही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, क्या वो लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक, मुद्रित, अप्रकाशित, एलिमिनेट करो। अब एनालिसिस करना है तो आप मुझे बताइए, अप्रकाशित विमर्श चिंतन क्या होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुद्रित कोई मुद्रा के फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। लिखित विमर्श चिंतन भी नहीं, वाचिक होना चाहिए। वाचिक का मतलब आपस में बातचीत करके विमर्श निकालो, ऐसा सोचो, ठीक है ना। तभी तो आप पिछले माह में जो भी आपने चीजें बताई, पढ़ाई बच्चों को, उसका विश्लेषण करने के लिए कहो। और ये हम किससे करेंगे, हम किस पे बल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वाचिक विमर्श चिंतन पे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना,
एकदम फोकस करके, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपागम, इन चारों में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम का मतलब भाषा जिसमें आप सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो, उसमें भाषा की बहुशब्दी इकाइयों, अब एक भाषा है उसके तो अनेकों शब्द होंगे, बहुत शब्द होंगे, उसके इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर आप बल दे रहे हो। इकाई और वाक्यांश तो आप सभी जानते हैं ना, वाक्य एक, जैसे मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ ये पूरा एक सेंटेंस ही तो बोल रही हूँ। बहुत शब्द का मतलब हो गया जैसे कि कोई एक शब्द बोलूं, जैसे कि बोलूं कि मैं सूर्य, ये एक शब्द हो जाएगा, तो शब्द आप समझ रहे हो। इसकी मैं क्या कर रही हूँ कि इस पे बल दे रही हूँ, किसमें, भाषा अधिगम में, और भाषा की ही बहुशब्दी इकाइयों एवं वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो चारों में से बताओ क्या चीजें, कौन सा उपागम है ये, सिंपल सा। क्या ये संरचनात्मक आपको लग रहा है, यहाँ पे तो भाषा की बहुशब्दी इकाई की बात हो रही है, मौखिक लग रहा है, प्राकृतिक लग रहा है, या शब्दकोशीय। आंसर अपने आप सामने आ गया है, क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रहे हो भाषा की बहुशब्दी इकाई या फिर वाक्यांश, जहां पे ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश शामिल हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होते तो यहीं से आंसर बाहर आ जाता। चलिए, इसमें असमान पहचानना है, चारों पढ़ो और चारों में से देखो कि आपको क्या जो है अलग लग रहा है, ठीक है। चलिए, पहला देखो लिखा है कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। अर्जन जो है अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, मतलब जो भी हम चीजें अर्जित करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, उससे संबंधित है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होगी अनकॉन्शियस माइंड में, और आपको अभी लगेगा कि अरे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये एग्जाम के टाइम पे होता है, बट जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, मतलब कोई भी चीज आप अर्जित कर रहे हो भाषिक निपुणता के, वो स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। एंड 4 लिखा है कि अर्जन जो है वो भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। आप बताओ इन तीनों में से आपको क्या अलग लग रहा है, यही तो अलग है ना 4। बाकी किसी में भी आप देखो ना स्वाभाविक तरीका है, ये भी स्वाभाविक विकास से एक मिनट, यहां देखो स्वाभाविक तरीका है, ये भी आपका स्वाभाविक विकास से ही संबंध रखता है, और जो भी आप अर्जन करते हो वो अचेतन प्रक्रिया से, कहीं पर भी कोई नियम की बात नहीं की गई, बट यहां पर लिखा है कि अर्जन जो है वो भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है, और यही असमान है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप बारीकी समझ में आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलो, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। और वैसे ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लो कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। तो ये तो एक आया था क्वेश्चन, काफी लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या पूछ दिया है, ये स्टीफन क्रेशन का है, तो रट लो स्टीफन क्रेशन का ही है कि जो भी प्रकृतिवादी उपागम है वो किससे है संबंधित, स्टीफन क्रेशन, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। अब एजर्शन रीजन का तो ट्रेंड चला है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, कहीं भी छूटा नहीं है इससे क्वेश्चन। देखिए पहले क्या करना है, हमको एजर्शन रीजन दोनों पढ़ना है, फिर दोनों को मिलाकर देखना है कि क्या ये कारण इसका सही लिखा है या नहीं, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या लिखा है, पहला हम कथन पढ़ेंगे। चेतन समझते ही हो आप, हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से, चेतन जो है वो अधिगम अर्जित, अधिगम का मतलब सीखना, अर्जित मतलब आपने कोई चीज अर्जित की हो, कोई चीज सीखी हो, उससे प्राप्त परिणामों की जांच, तो जो भी प्राप्त परिणामों की जांच है, और सुधारने के पर्यवेक्षण मतलब इंस्पेक्शन, स्कूलों में हर जगह इंस्पेक्शन होता ही रहता है, देखा जाए कितना काम हुआ है, सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। तो जी हाँ, आपके भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बहुत इंस्पेक्शन होता है देखने के लिए कि स्कूल मैनेजमेंट सही है या नहीं, एकदम सही लिखा है। रीजन इसके बारे में जो चीज लिखा है वो पढ़ना है ध्यान से। लिखा है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अब ये पर्यवेक्षण की बात कर दिया इसने, आप इस क्वेश्चन का ये रीजन नहीं है, इसने तो पर्यवेक्षण का परिभाषा दे दिया है। आप ध्यान से पढ़िए ना, इंस्पेक्शन होता है हमारे स्कूलों में, पर्यवेक्षण का मतलब जांच, ठीक है, तो उसमें समय होना चाहिए, कभी पूरा सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। संरचनाओं पर ध्यान देना ही चाहिए कि मतलब जो भी संरचनाएं वो सही तरीके से है या नहीं, नियमों का ज्ञान भी होना चाहिए, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, और ये है सफल प्रयोग की शर्त। बात एकदम सही है, बट क्वेश्चन में जो लिखा था ना अभिकथन में कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त, इसके बारे में कोई बात नहीं है, बात तो दोनों सही है, बट ये इसका रीजन सही नहीं लिखा है।
ठीक है, तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है ना, तो कैसे कर दे दोनों सही। सो क्या होगा हमारा, ये होगा दूसरा। दोनों बात अपने आप में एकदम सही है, बट ये आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से स्टेटमेंट वाले, कल ही मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ठीक है, देखिए लिखा है पहले ए और बी पढ़ो, फिर बताओ कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, दोनों भी हो सकता है सही, दोनों नहीं भी हो सकता है। पहला लिखा है कि जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कि कर्णपटा मतलब हमारे कान के पर्दे से टकराती हैं और स्वरण के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, आपको कोई भी चीज़ सुनाई क्यों दे रही है, क्योंकि वो हमारे कान के पर्दे से टकरा रही हैं, तभी तो आप सुन पा रहे हो ना। एकदम सही लिखा है। बी लिखा है संप्रेषण मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। जी हाँ, जैसे ही आपको कोई चीज़ सुनाई देती है, अभी आप शांत बैठे रहो और आपके बैक में मतलब पीछे बहुत ढोल नगाड़े बहुत तेज तेज आवाज आएगी, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, तुरंत। तो ये बात एकदम सही लिखा है, तो दोनों ही सही है। तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ए एंड बी दोनों सही हैं। और हाँ, जिसका भी इंग्लिश में है उसका पैसेज की ट्रिक, आप पैसेज कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल में वीडियो आने वाली है, ट्रिक बताऊंगी, एक पैसेज भी सॉल्व कराऊंगी। बस आप सब सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए। देखिए 148 में लिखा है एक अध्यापक होने के नाते आप एक टीचर बन चुके हो, आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए जो टीचर होता है ना, बच्चे उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो आदर्श होते हैं, इसलिए टीचर को हमेशा वो चीज़ें करनी चाहिए, बेकार चीज़ें नहीं कि स्टाइल मार के आ रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल में लगे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आप समझ लो कि आप एक आदर्श टीचर हो और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप कभी नहीं करोगे, बस अपने आप पे रख लो, सही हो जाएगा आंसर। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति आप तो बिल्कुल करेंगे। अब आप हिंदी बोलते हैं, कोई बच्चा बंगाली मराठी बोल रहा है, तो आप उसको जो है ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ टीचर उनको बहुत ही हीन भाव से देखते हैं कि अरे ये मेरे साइड का नहीं है, अरे मेरे मेरे कास्ट का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है। ये सारी चीज़ें कभी नहीं करना है, गलत। सभी को एक समान समय देना, जी हाँ, कोई भी बच्चा हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो ना हो, आपको एक समय देना है, एकदम बात सही है। मतलब ये नहीं वाली चीजें पूछी है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो अच्छी बात लिखी है, दोनों नहीं हो सकता है। तीसरा लिखा है कि उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, आप हमेशा ऐसा करोगे, उच्च स्तरीय चिंतन को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। आप भी तो चाहोगे कि बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो, ये भी बात सही है, बट ये होगा नहीं क्योंकि नहीं वाला पूछा है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करेंगे, एक ये ही होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये गलत लिखा है। अब एक वर्ग है जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ पे उसकी मतलब उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा, वो वर्ग जो है बहुत ही स्ट्रांग है, और ऐसे ही बच्चे आपकी क्लास में कुछ 4-5 हैं, तो क्या आप उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं की संस्कृति को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, तो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनके अंदर तो हीन भावना आ जाएगी अपने प्रति। ये होगा ही नहीं, ये गलत है और नहीं वाला पूछा है, और जो गलत है वही हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए 149, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 करते जाओ हर दिन प्रैक्टिस मेरे साथ, 15 में से 15 आएगा। ठीक है, चलो भाषा में शब्दों की, मान लो भाषा है उसमें शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना तो आप समझ जानते ही है ना, उसमें शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। आप रचना को शामिल कर रहे हो, मतलब शब्दों को रचना में शामिल कर रहे हो, तो ये नियम क्या है, इसको किस रूप में हम जानते हैं, बस यही पूछा है। स्वनिम ज्ञान है, वाक्य विन्यास है, रूप ग्राम है, वर्तनी विषयक है। याद रखना, जब भी आप आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करते हो तो वो एक ही नियम होता है, और वो होता है रूप ग्राम, जिसे हम आकृति मूलक भी बोलते हैं। तीसरा राइट है, कॉपी में नोट कर लो क्योंकि काफी कंफ्यूज करता है ये। चलो फिर से लंबा चौड़ा क्वेश्चन सामने है, और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इन चारों को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अरे ये ज़्यादा अच्छा है मेरे से, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो मेरे से बड़ा कमज़ोर है, हम इसे क्यों बात करें, और संकोच हो भी जाता है। कुछ बच्चे शाई भी होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो उनको आप उनके संकोच को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या करोगे। आप टीचर हो, आप मुझे बताइए, चारों ऑप्शंस मैं पढ़ रही हूँ, समझ लो टीचर बन चुके हो और आपकी क्या इसमें होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। चलो पढ़ते हैं।
पहला लिखा है कि उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करोगे कि वो बातचीत करें। ऐसा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा लिखा है कि कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न करेंगे। अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब होता है कि जिसमें कोई रूल ना हो। ठीक है, जैसे आप घर में आप रहते हो, कोई चीज़ सीख रहे हो तो अनौपचारिक ही तो है, खेल खेल में ही आप सीख जाते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए हमें। उसके बाद से लिखा है कि उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। मतलब पुनर्बलन जिसमें आप बच्चों को बोलो कि तुम ये काम करोगे तुम्हें टॉफी मिलेगी, कोई भी इनाम, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ये हमें करना चाहिए। 4 लिखा है कि उन्हें कुछ और तरह के काम दे दो। अच्छा, मतलब बच्चों को संकोच हो रहा है तो उनके संकोच को खत्म मत करो, तुम उनको दे दो कि लो बेटा 2 पेज लिख दो कहानी या उतार दो। ऐसा होता है बहुत से स्कूलों में। ठीक है, टीचर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। पहला एकदम सही है, दूसरा, तीसरा। एज अ टीचर आप सब एकदम सही सोचे हो और यही हमारा एकदम राइट है, तो पहला ही होगा सही। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी कीमत में नहीं हो सकता है। हमें कभी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे इसमें कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी कहीं पर ये लिखा रहे ना कि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको कोई और काम दे दो, ये और वाली जो चीज़ें होती है ना कभी सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, आप चाहते हो मेरे से पढ़ना या नहीं, और जो भी अगर कमी हो वो भी बताइएगा, क्योंकि आप जो भी बताते हो उसके अकॉर्डिंग मैं सुधार करती हूँ। और आप सभी का इतना सपोर्ट रहता है उसके लिए दिल से शुक्रिया। सभी का सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर होगा, बस हर दिन ईमानदारी से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।